दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। 2 जून को खबर आई थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख का आज दौरा करेंगे। सेनाध्यक्ष उन्हें चीन के साथ सीमा विवाद के मद्देनजर सेना की तैयारियों से अवगत कराएंगे। फिर थोड़ी देर बाद खबर आई कि रक्षा मंत्री का दौरा टल गया। सबने पूछा क्या हुआ, और पूछने वालों को जवाब मिला 3 जुलाई को, जब सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लद्दाख पहुंच गए। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेनाध्यक्ष जनरल एमएन नरवणे भी थे। इस दौरे की जानकारी बहुत कम लोगों को थी। सभी ने सीधे वो तस्वीरें देखी जिनमें प्रधानमंत्री वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे। प्रधानमंत्री गलवान घाटी में घायल हुए सैनिकों से मिले और फिर उन्हें सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ब्रीफ भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री, सीडीएस और सेनाध्यक्ष लेह के निमू पहुंचे, जहां तीनों ने सेना, वायुसेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। पीएम ने इस दौरान जवानों को संबोधित भी किया और जो कुछ उन्होंने कहा उसे भारत के साथ साथ चीन में भी बहुत ध्यान से सुना गया होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप खुद देखिए दिन के वीडियो में। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। अब इन शब्दों को दोबारा सुनिए। लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन, रेजांग ला और गलवान घाटी। पिछले दिनों चीन ने पूरी गलवान घाटी पर दावा जताया था। वो तस्वीरें भी आई थी जिनमें गलवान घाटी में भारत के इलाके पर चीनी सेना के वाहन और टेंट नजर आ रहे थे। अब भारतीय संघ के प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है कि वहां का ठंडा पानी हमारे सैनिकों के पराक्रम की गवाही देता है। ये साफ इशारा है कि भारत गलवान घाटी को निर्विवाद रूप से अपनी जमीन मानता है और यही बात रेजोंग ला से लेकर सियाचिन तक लागू होती है। लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद में भारत नैरेटिव की लड़ाई में पिछड़ता नजर आ रहा था। चीन नए नए दावे कर रहा था। प्रधानमंत्री ने भी जब पहली बार कुछ कहा था तो वो बात ऐसी फिसली थी कि स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा था। लेकिन आज भारत ने अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी। पीएम की कही एक और बात है जो हम आपको सुनाएंगे। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने
विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को जिस तरह चुनाव में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया गया है, उसने एक आग्रह पैदा कर दिया था कि प्रधानमंत्री चीन का नाम लेकर कुछ कह दें। इसलिए मन की बात और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन बांटने के ऐलान के वक्त पीएम का मजाक उड़ाया गया। आज प्रधानमंत्री लद्दाख गए, वहां सैनिकों को संबोधित किया तो उन्होंने इस मांग को पूरा तो किया, लेकिन उस जिम्मेदारी और गरिमा के साथ जो ऐसे नाजुक मसलों में वांछित मानी जाती है और जिसका हाल के दिनों में खासा अभाव भी देखा गया है। विस्तारवाद शब्द का साफ इशारा चीन की तरफ था। विस्तारवाद की जिद को विश्व शांति के लिए खतरा बताकर प्रधानमंत्री ने दो काम किए। पहला, उन्होंने साफ किया कि ताज़ा विवाद के पीछे चीन का अड़ियल रवैया है, और दूसरा, उन्होंने दुनिया से ये कहा कि चीन सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देशों के लिए भी समस्या बन सकता है। 2 दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि राजीव कुमार चंद्र ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हांगकांग का मुद्दा उठाया था। भारत ने अब तक चीन से अपने सीमा विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से दूर रखा है। आज का बयान साफ इशारा है, ये बदल भी सकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विस्तारवादी ताकतें या तो मिट गई या वापस जाने को मजबूर हो गई। ये कहते हुए प्रधानमंत्री एक टोपी पहने थे जिस पर 14वीं कोर माने फायर एंड फ्यूरी कोर का चिन्ह बना हुआ था। यही कोर लद्दाख में नियंत्रण रेखा LOC और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की निगरानी करती है। गलवान घाटी में शहीद सैनिक इसी कोर का हिस्सा थे। तो प्रधानमंत्री जवानों का मनोबल भी बढ़ा रहे थे और चीन को भी बता रहे थे कि ये कतई न समझे कि उसकी हरकतों का जवाब ताकत से नहीं दिया जाएगा। लेकिन सारी बातें तल्ख ही नहीं थी। पीएम ने विकासवाद की प्रासंगिकता का जिक्र भी किया, मानो वो चीन को ये बता रहे थे कि साथ मिलकर आगे भी बढ़ा जा सकता है और भारत इसी दिशा में संबंध बढ़ाना चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता की कीमत पर नहीं। आज नरेंद्र मोदी भारत संघ के प्रधानमंत्री की तरह बोले हैं। ये उनके पिछले बयान से पैदा हुए विवाद को बहुत हद तक शांत कर देगा। सरकारी मशीनरी धीरे धीरे ही सही चीन को जवाब देने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन इस वक्त उत्साह को काबू में रखना ठीक होगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ये सब बोल रहे थे तब भी चीन प्योंगयांग सो में फिंगर 4 पर जमा हुआ था। तब भी वो दिप्सांग के मैदानों में हमें कई पेट्रोल पॉइंट्स तक जाने से रोक रहा था। हमारा मकसद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम अप्रैल 2020 वाली स्थिति दोबारा पैदा नहीं कर लेते, और वहां तक की राह बहुत लंबी और मुश्किल है। अब ज़रूरत है कि निर्णायक सुनाई देने वाली सरकार पूरा संयम बरतते हुए निर्णायक फैसले भी ले और साथ ही चीन को लेकर एक दूरगामी रणनीति बनाए, ताकि हमें दोबारा गलवान जैसे आश्चर्यों से दो चार ना होना पड़े। चलिए, ये तो बात हो गई प्रधानमंत्री के लेह दौरे की और भारत चीन के बीच सीमा तनाव की। अब शो लौटेगा अपनी पुरानी परिपाटी पर। आपको बड़ी खबर दी जाएगी जिसमें यूपी के कानपुर का जिक्र होगा, जिसके देहात इलाके में एक बड़ी घटना हुई। यूपी पुलिस के 8 मेंबर, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं और जवान भी, सिपाही भी, वो एक कार्रवाई में शहीद हो गए। ये कार्रवाई थी एक हिस्ट्री शीटर अपराधी को पकड़ने के लिए की गई। साथ ही हम बात करेंगे कि इसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई क्या रही, लेकिन उससे पहले सुर्खियों में सबसे पहले भारत में संक्रमण के आंकड़े, लेकिन उससे भी पहले माफी। कल जब मैं आपको संक्रमण के आंकड़े बता रहा था तब स्क्रीन में 6 लाख की जगह 60 लाख नजर आ रहा था। भाई लोगों ने एक जीरो बढ़ा दिया, इसका हमें अफसोस है। आपने हमें बताया, इसके लिए आपका शुक्रिया। हम माफ़ी मांगते हैं इस गलती के लिए। एक गलती और हुई मुझसे, मैंने हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, या कहिए कि पुराने अभ्यास में राजनाथ सिंह के लिए रक्षा मंत्री की जगह गृह मंत्री शब्द का इस्तेमाल किया। राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में गृह मंत्री थे, अब रक्षा मंत्री हैं। मैंने गलत बोला, हाथ जोड़कर इसके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। अब बढ़ते हैं शो में आगे, बताते हैं संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में 20,903 नए मामले सामने आए, 379 लोगों की मौत हुई, 20,032 लोग ठीक हुए, और इन सब को मिलाकर भारत में कुल मामले हो गए हैं 6,25,544। कुल मौतें 18,213 और ठीक हुए 3,79,892। दूसरी सुर्खी नेपाल से है। केपी शर्मा ओली भारत विरोध के नाम पर नेपाल में अपनी सियासत चमकाना चाहते थे वहां के प्रधानमंत्री, लेकिन अब उनकी कुर्सी के लाले पड़े हैं। हमने आपको विस्तार से बताया है इनकी पार्टी की इंटरनल टसल के बारे में। केपी ओली की उम्मीदें एक मीटिंग पर टिकी थी जो पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ होने वाली थी। खबर है कि मीटिंग हो चुकी है और बेनतीजा रही है, मतलब ओली पर शिकंजा कसता जा रहा है। बयान दे रहे थे भारत सरकार गिराना चाहता है हमारी, अब सफाई देते फिर रहे हैं।
तीसरी सुर्खी है एक कोरियोग्राफर से जुड़ी, मशहूर कोरियोग्राफर से जुड़ी, सरोज खान। वो गुजर गई। 71 साल की थी। सुबह 2 बजे के करीब उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, इसलिए 20 जून से अस्पताल में भर्ती थी। गाने सुने जाने के लिए थे। उन्हें देखे जाने लायक बनाने वाले लोगों में सरोज खान का नाम अग्रणी है। उनमें नृत्य था, लेकिन सिर्फ थिरकन नहीं थी, भावनाएं भी थी। माधुरी दीक्षित से लेकर अभिनेत्रियों की एक लंबी फेहरिस्त है जिन्हें सरोज खान ने डांट डांट कर डांस सिखाया। चने के खेत में, निबूड़ा निबूड़ा, डोला रे डोला, ये लिस्ट बहुत लंबी है। कहते हैं कि एक्ट्रेसेस का अरमान होता था कि उन्हें एक गाना सरोज खान की कोरियोग्राफी का ज़रूर मिले ताकि उनको हमेशा इस पर्दे पर याद रखा जाए। उनके जादू का जिक्र खत्म नहीं होता। उन्होंने तब जगह बनाई जब बॉलीवुड में कोरियोग्राफी में पुरुषों का वर्चस्व था। आज हमें खूब महिलाएं दिखती हैं इस फील्ड में, लेकिन वो शुरुआती थी। फिल्म को करीने से देखने वाले बताते हैं कि सरोज खान सिर्फ स्टेप्स नहीं बताती थी, बल्कि प्रोडक्शन के दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी साथ में लेती थी और बताती थी कि गाना ऐसा नज़र आना चाहिए। उनका कोई गॉडफादर नहीं था, तो अब भी उन्होंने अपनी जगह बनाई। नेपोटिज्म की चर्चा के दौर में इस फैक्ट का जिक्र ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि सरोज बॉलीवुड के उन महान कलाकारों में से थी जिन्हें शोहरत तो मिली, लेकिन जीते जी उतनी कद्र नहीं जिसकी वो असल हकदार थी। अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी हम 90s के दौर के या उसके बाद के दौर के मशहूर गाने देखेंगे तो सरोज खान को याद करेंगे। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। सभी कानपुर नगर के सभी थाना प्रभारी चौबेपुर पहुंचे। सभी थाना प्रभारी चौबेपुर पहुंचे। कानपुर के सभी थाना प्रभारी चौबेपुर पहुंचे और जो भी फोर्स बचता है वो सड़कों पर निकले। गुरुवार की आधी रात से यूपी के कानपुर में पुलिस की रेडियो सेट पर यही मैसेज बार बार आ रहा था। सभी थानों में अलर्ट का एक डिस्ट्रेस कॉल, और ये डिस्ट्रेस कॉल फिर सूबे की राजधानी लखनऊ तक पहुंचा और रात में ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सब हाई अलर्ट पर। लेकिन आधी रात को ऐसा क्या हुआ? अब आपको हम कानपुर में चौबेपुर थाना इलाके के बिकरू गांव लेकर चलते हैं, जहां गुरुवार को जो हुआ वो किसी आतंकवादी हमले से कम नहीं था। आधी रात को लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक गांव में गोलियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। इसके बीच हमें बचा लो की आवाज़ें, और फिर फायरिंग बंद होने के बाद लाशें गिनी गई तो 3 अफसरों समेत कुल 8 पुलिस वालों की मौत हो चुकी थी, 7 जख्मी थे। हमला करवाया बदमाश विकास दुबे ने। कौन है ये विकास दुबे और एक छोटे से गांव में पुलिस पर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? बड़ी खबर में आज इसी पर बात करेंगे। बेटा हम तो यहीं सो रहे थे, एकदम धड़ाधड़ गोलियां, कम से कम 50 गोलियां चली हैं। एम्बुश लगा के तरीके से, मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे। कानपुर के चौबेपुर थाना इलाके में राहुल नाम के आदमी ने केस दर्ज करवाया कि विकास दुबे ने उस पर गोली चलवाई। विकास दुबे यूपी पुलिस के लिए 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है, जिस पर 60 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। इसी विकास दुबे ने 2001 में थाने में घुसकर उस वक्त की यूपी की राजनाथ सिंह सरकार में एक राज्य मंत्री का दर्जा पाए भाजपा नेता की हत्या कर दी थी, जो विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। उस इतिहास पर आएंगे, पहले कल रात वाली घटना समझते हैं। चौबेपुर थाने में विकास दुबे पर केस दर्ज होने के बाद ये खबर मिली कि विकास दुबे बिकरू गांव में अपने घर पर है। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन विकास दुबे बड़ा बदमाश है, इसलिए दबिश वाले प्लान में 3 थानों की पुलिस शामिल की गई। बिल्लौर के सीओ देवेंद्र मिश्र इस टीम को लीड कर रहे थे। इसमें एसओ चौबेपुर, एसओ शिवराजपुर और भारी पुलिस बल साथ था। हमें बताया गया कि पुलिस की कुल 4 गाड़ियां थीं और 20 से ज़्यादा लोग। ये टीम रात करीब 1 बजे बिकरू गांव में पहुंची। इस वीडियो से समझिए, मुख्य सड़क से ये सीमेंटेड सड़क गांव में आती है, जिसके दोनों तरफ ईंटों के बिना प्लास्टर वाले मकान हैं, और आगे ये सफ़ेद 4 दीवारी वाला किले नुमा मकान। यही बदमाश विकास दुबे का मकान है। पुलिस को इसी घर में आकर बदमाश को पकड़ना था, लेकिन सब कुछ पुलिस के प्लान के मुताबिक नहीं रहा। ये जेसीबी देखिए, विकास दुबे के घर से करीब 50 फीट पहले एक जेसीबी सड़क के बीच में खड़ी मिली पुलिस को, जिसकी वजह से गाड़ी आगे नहीं जा सकी और पुलिस वालों को गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा। बिकरू गांव में मौजूद हमारे संवाददाता सौरभ त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। इस तरफ से एक टीम आई, ये सामने आप देख सकते हैं घर है विकास दुबे का, और ये जेसीबी लगा दी गई थी उसके पहले। इसका मतलब उसको पहले से ही जानकारी थी कि पुलिस फोर्स आ रही है। जेसीबी लगी हुई थी, जेसीबी देख के पुलिस फोर्स
उतरी, आगे आई। आप ये सामने घर देख सकते हैं, इन घरों में लोग तैनात थे विकास दुबे के। और इसके अलावा ये घर है सामने विकास दुबे का। जेसीबी के आप आगे आएंगे, देखिए जेसीबी के आगे आएंगे तो देखेंगे विकास दुबे का घर है। यहाँ से छतों से फायरिंग हुई, इस तरह से छतों से फायरिंग हुई, मतलब कि पूरा एक एम्बुश बना लिया गया था और पुलिस वालों को घेर लिया गया था। पुलिस की टीम दो रास्तों से आई थी। सीओ देवेंद्र मिश्र की टीम इस गेट के दाईं तरफ से और विकास दुबे के घर के दूसरे गेट पर पहुंची थी। यानी पुलिस की एक टीम जेसीबी के पास थी, दूसरी विकास दुबे के घर के दूसरी तरफ पहुंची थी। जेसीबी के पास गाड़ी रोककर जैसे ही पुलिस वाले विकास दुबे के घर की तरफ पैदल बढ़ने लगे, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। और ये फायरिंग कहाँ से हो रही थी? इस सड़क के दोनों तरफ मौजूद घरों की छत से। जी, यहाँ पहले से ही विकास दुबे के लोग घरों की छतों पर हथियारों के साथ मौजूद थे। उनको खबर थी कि पुलिस गांव में आ रही है, इसलिए उन्होंने जेसीबी लगाकर रास्ता रोका और घात लगाकर हमले की तैयारी की। अंग्रेजी में इसे ही एम्बुश कहते हैं। विकास दुबे को पहले से पुलिस की जानकारी कैसे मिली? इसको लेकर दो थ्योरी सामने आ रही हैं। पहली, शक है कि किसी ने पहले ही पुलिस के प्लान की मुखबिरी कर दी। और दूसरी बात ये सामने आ रही है कि 1.5-2 किलोमीटर दूर रास्ते में कहीं विकास दुबे ने सीसीटीवी लगा रखे हैं, जिसके जरिए वो मूवमेंट पर नजर रखवाता है। जानकारी जैसे भी मिली हो, लेकिन इन बदमाशों के पास पुलिस पर हमले का प्लान तैयार था और इसमें बदमाशों ने अपने डिफेंस में गोली नहीं चलाई, तैयारी पुलिस पर हमले की ही थी। पुलिस वाले सड़क पर एक्सपोज थे और छतों से उन पर फायर आ रहा था और फायरिंग भी सोफिस्टिकेटेड हथियारों से हो रही थी। हमलावरों के पास AK-47 जैसे हथियार होने का शक है। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी के मुताबिक 3 तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई। बिक्री गांव में पहुंची थी। जैसे पहुंचे पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने कि एम्बुश लगा के तरीके से, मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे। इस जेसीबी के पास ही मौजूद घर की छत से भी फायरिंग हो रही थी। घर में मौजूद इस बुजुर्ग महिला ने क्या देखा, सुनिए। बेटा हम तो यहीं सो रहे थे, एकदम धड़ाधड़ गोलियां, कम से कम 50 गोलियां चली हैं। फिर 2 यहाँ फौजी लोग आए और कनम की यहाँ उनके गोली लग गई थी पैरों में, इतना हमने सुना कि गोली लग गई। उसके बाद वो लोग तड़पड़ाते रहे, जाने कितने लोग आए, हमने चेहरा नहीं देखा, उसको मार डाला उन दोनों को। किन लोगों ने मारा मालूम है? भैया बेटा हम अंधेरे में कुछ नहीं जानते, लाइट भी चली गई थी। कितने लोग? इस महिला ने यह भी बताया कि गोलीबारी शुरू होने से कुछ वक्त पहले यहाँ लाइट भी चली गई थी। हो सकता है ये भी प्लान का हिस्सा रहा हो। हमने आपको बताया कि पुलिस की टीम घर के पास 2 तरफ से आई थी। इस तरफ वाले गेट से सीओ टीम को लीड कर रहे थे। सीओ और उनकी टीम पर भी फायरिंग हुई। सीओ जान बचाकर भागने लगे। बताया जा रहा है कि पहले उन्होंने इस टॉयलेट में छिपने की कोशिश की। देखिए सौरभ त्रिपाठी की रिपोर्ट। कानपुर पुलिस की एक टीम इस तरफ से भी आई थी, जिसको शायद देवेंद्र मिश्रा सीओ लीड कर रहे थे। ये दूसरा गेट है विकास के घर का, और जब इधर से गोलियां चली हैं तो सीओ देवेंद्र आगे, और ये टॉयलेट है, इस टॉयलेट में जाके यहाँ पे गोलियों के निशान भी देख सकते हैं। ये निशान बना हुआ है, ये गोलियां यहाँ इस तरह से फायर किए गए हों जरूर। उसके अलावा अंदर आप यहाँ देखिए खून भी काफ़ी पड़ा हुआ है। और अंदर यहाँ पे आके बताते हैं कि सीओ इस टॉयलेट के अंदर बताते हैं सीओ आके बैठ गए, छिप गए। सीओ देवेंद्र मिश्र को लगा कि उनकी जान नहीं बच पाएगी, तो वो ईंटों की ये दीवार कूदकर घर के अहाते में पहुंचे। दीवार की उस तरफ आपको लेकर चलते हैं। यहाँ कूदने के बाद छिपने के लिए उन्होंने एक बोरी ओढ़ ली। उन्हें शायद पता नहीं था बदमाश उसी घर की छत पर थे। ये दीवार मैंने आपको पीछे से दिखाई थी, उस तरह जहाँ टॉयलेट में सीओ थे, जब उनको गोली लग गई तो वो इस दीवार से कूद के इस घर में आ गए हैं। इस घर में आप देख सकते हैं ये बोरी पड़ी है। इस बोरी को ओढ़ के सीओ यहाँ पे लेट गए, बैठ गए हैं। मगर ये सीढ़ी दिखाओ, इस सीढ़ी से यहाँ पे तमाम अपराधी पहले चढ़े हुए थे। इस छत में भी थे, सामने इस छत में भी थे। तो यहाँ पे जो छत पे आदमी था उसने यहाँ सामने की छत वाले को बता दिया है कि यहाँ पे कोई पुलिस वाला आया है और उसने यहाँ से गोली मारी है। जिस घर में सीओ की हत्या हुई उसी घर की इस बुजुर्ग महिला ने बताया कि पुलिस वाले हमें बचाओ, दरवाज़ा खोलो, इस तरह से कह रहे थे और बदमाश उनका पीछा कर रहे थे। 2 लोग आए, हमारे वो छुप रहे थे, इधर से खड़बड़ के में आवाज़ आई। कितने बजे रात में?
12:30 पौने 1 का टाइम, घड़ी नहीं देखी थी भैया हमने, यही टाइम होएगा। ऐसे खड़बड़ कर रहे थे वो, एक इसके नीचे छुप रहे थे, गाड़ी के पीछे छुप रहे थे वो। बाद में हमसे बोले, अम्मा किवाड़ा खोल दे हमें बचा लो, अम्मा किवाड़ा खोल दे हमें बचा लो। उन्होंने ये नहीं बताया भैया कि हम पुलिस वाले हैं। अगर पुलिस वाले होते तो हम तुरंत खोल देते, किवाड़ा अंदर कर लेते उनको। अब बस इसके बाद में पता नहीं कहाँ से आवाज़ें आने लगी, एकदम पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागने न पाइए छुपाए, गोलियां चलने लगी फिर। अच्छा। अब फिर उसको यहीं पे आके मारा, फिर हम दहशत के मारे भैया हमने नहीं देख पाए कौन है कौन नहीं, यहीं से मारा, इसी जगह से मारा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस वालों की खोज कर हत्या की। चश्मदीदों के मुताबिक जख्मी होने के बाद पुलिस वाले जान बचाकर भाग रहे थे और बदमाश उनका पीछा कर रहे थे। कई पुलिस वालों को करीब से हत्या के इरादे से ही गोली मारी गई। इस हमले में 8 पुलिस वाले शहीद हुए, जिनमें सीओ देवेंद्र मिश्र, शिवराजपुर थाना के एसओ महेश चंद्र यादव, दरोगा अनूप कुमार सिंह, दरोगा नेबूलाल, सिपाही सुल्तान सिंह, सिपाही राहुल, सिपाही जितेंद्र और सिपाही बबलू शामिल हैं। 7 जवान इस मुठभेड़ में जख्मी भी हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के रिजेंसी हॉस्पिटल पहुंचकर घायल जवानों का हालचाल पूछा। जिन लोगों ने भी ये घटना अंजाम दी है, इस दुस्साहसिक घटना के लिए जिम्मेदार जो भी पाया जाएगा, कानूनन वह व्यक्ति इस घटना की सजा भी भुगतेगा। और मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का ये बलिदान किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं जाएगा। यूपी में पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने भी कानपुर का दौरा किया। सुनिए डीजीपी का बयान। ये लोग उस कायरतापूर्ण ये कार्य करके पीछे के दीवार से कूद करके भाग गए हैं। खैर, हमारे जवानों ने उसके बाद भी इनका मुकाबला जारी रखा और तब से लेके अब तक बराबर ऑपरेशन में लोग लगे हुए हैं और हमारी टीमें इनका पीछा कर रही हैं। और वहाँ पे सारे सीनियर अफसर तत्काल पहुँच गए थे। हमारी प्रायोरिटी थी कि जो आदमी हमारे इंजर्ड हुए हैं उनको दवा और उसका प्रबंध किया जाए मेडिकल, तो उनको अस्पताल भेजा गया। वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है और ऑपरेशन भी चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम इन लोगों को बहुत जल्द अकाउंट फॉर कर लेंगे। किसी बदमाश की टीम ने पुलिस पर इतना बड़ा हमला किया हो, ऐसे उदाहरण बहुत दुर्लभ हैं। एम्बुश वाले हमले आमतौर पर कश्मीर में आतंकवादी करते हैं या फिर नक्सली। उसी तर्ज पर कानपुर के गांव में यह हमला हुआ। मुठभेड़ में विकास दुबे के भी 2 सहयोगी मारे गए। हालांकि विकास दुबे फरार है। इस मामले की जांच अब यूपी की एसटीएफ को दे दी गई है। पुलिस पर इस हमले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां तो योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। सियासत को किनारे रख दें तो पुलिस के तरीकों पर उठ रहे सवालों की बात करें। सवाल ये कि पुलिस बिना तैयारी के इतने खतरनाक मुजरिम पर दबिश देने क्यों गई। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि इतना बड़ा बदमाश जमानत पर बाहर क्यों था। इस मामले में स्थानीय पत्रकारों से एक और थ्योरी सुनने को आ रही है। इसके मुताबिक पहले चौबेपुर के थानाधिकारी खुद अपनी टीम के साथ विकास दुबे के घर गए थे। तब विकास दुबे ने उन्हें घर में बंधक बना लिया। फिर जब और पुलिस आई तो तैयारी के साथ हमला किया। लेकिन ये अपुष्ट खबरें हैं। इस बारे में पूरी जानकारी पुलिस ही दे पाएगी। एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 1-2 रोज पहले भी थानाध्यक्ष शिकायतकर्ता को लेकर विकास दुबे के पास गए थे और तब विकास दुबे ने थानाध्यक्ष के सामने ही शिकायतकर्ता की बुरी तरह पिटाई की थी। अब आपको विकास दुबे के इतिहास में ले चलते हैं। 19 बरस पहले 2001 का साल, यूपी सूबे में बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह। इसी साल कानपुर में एक हत्या होती है। छोटी मोटी हत्या नहीं, हाई प्रोफाइल मामला। सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ल को मार डाला गया शिवली थाने के अंदर। संतोष शुक्ल के सीने में गोलियों का बारूद भरने का आरोप आया एक शख्स पर, नाम विकास दुबे, जिसके आगे गैंगस्टर, बाहुबली, अपराधी और शिवली का डॉन जैसे शब्द जुड़ते हैं। इसके अलावा पूर्व प्रधान भी, जिला पंचायत सदस्य भी और अध्यक्ष जैसे पद भी उसके खाते में दर्ज है। उसकी पत्नी अभी जिला पंचायत सदस्य है। बताया जाता है कि विकास ने कई युवाओं का गैंग बना रखा है जो अपराध करते हैं। विकास दुबे पर यूपी के अलग अलग जिलों में 52 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। इसमें लूट, डकैती, मर्डर जैसे कई मामले हैं। वो कई बार गिरफ्तार हो चुका है और जमानत पर भी रिहा हो चुका है। साल 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज की सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में भी विकास दुबे का नाम आया।
इसके अलावा 2000 में ही रामबाबू यादव हत्या के तार भी उससे जुड़े। 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या में भी विकास दुबे आरोपी है। लेकिन जिस मामले से उसे सबसे ज्यादा ध्यान मिला लोगों का, वो था राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का मामला। ये मामला सियासत से भी जुड़ा है। कानपुर की चौबेपुर विधानसभा, यहाँ से हरिकृष्ण श्रीवास्तव और संतोष शुक्ल 1996 में चुनाव लड़े। इस चुनाव में हरिकृष्ण श्रीवास्तव जीत गए। संतोष शुक्ल 1200 वोट से विधायकी हार गए। कहा जाता है कि हरिकृष्ण श्रीवास्तव की तरफ से विजय जुलूस निकाले जाने के दौरान दोनों प्रत्याशियों के गुटों के बीच विवाद हो गया। इसमें विकास दुबे का नाम आया। इस कहानी में एक और किरदार भी है, लल्लन वाजपेयी। ये इस कहानी के आधार में है। संतोष शुक्ल के भाई मनोज शुक्ल से हमारे साथी निशांत ने बात की। उन्होंने इस रंजिश की कुछ परतें उधेड़ी। वो कहते हैं कि संतोष शुक्ल और विकास दुबे की सीधी लड़ाई नहीं थी। शिवली नगर पंचायत के अध्यक्ष लल्लन वाजपेयी और विकास दुबे एक ही सिक्के के दो पहलू थे, दोनों साथ थे। 1996 में संतोष शुक्ल जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। तब लल्लन वाजपेयी को उन्होंने ही शिवली नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव का बीजेपी का टिकट दिया। चुनाव हुआ, लल्लन वाजपेयी जीते और चेयरमैन बन गए। नेता हुए तो उनकी शय पर इलाके में उगाही शुरू हुई। उधर विकास दुबे भी अपराधी बन रहा था। उगाही को लेकर लल्लन वाजपेयी और विकास दुबे में मारपीट शुरू हो गई, विवाद शुरू हो गया और बढ़ता चला गया। बकौल मनोज शुक्ल 1996 में विधानसभा का चुनाव हुआ। संतोष शुक्ल को चौबेपुर विधानसभा से बीजेपी का टिकट मिला। उनके खिलाफ हरिकृष्ण श्रीवास्तव थे, जो बीजेपी छोड़कर बसपा में चले गए थे। वो चुनाव जीत गए। संतोष शुक्ल हार गए। हरिकृष्ण श्रीवास्तव ने जीतने के बाद जुलूस निकाला। इसमें लल्लन वाजपेयी का भाई गया तो उसे विकास दुबे के लोगों ने बुरी तरह मारा। लल्लन वाजपेयी भाजपा के कार्यकर्ता हो चुके थे। उन्हें लगा अगर हम समर्थकों को नहीं बचाएंगे तो राजनीति कैसे करेंगे। फिर एक फोन होता है, थाना आता है और गोली। दरअसल विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी के यहाँ हमला किया। लल्लन वाजपेयी थे बीजेपी के आदमी और उनके गॉडफादर थे संतोष शुक्ल, जो राज्य मंत्री थे। लल्लन वाजपेयी ने उन्हें फोन किया कि इन लोगों ने हमें घेर लिया है, 12-15 लोग हैं कट्टे वगैरह के साथ। संतोष शुक्ल ने कहा कि हम आ रहे हैं। वो पहले शिवली थाने गए कि फोर्स लेकर जाएंगे। शिवली थाने पर विकास दुबे और उसके लोग आ गए और थाने के अंदर ही संतोष शुक्ल पर विकास दुबे ने गोली चला दी। बकौल मनोज मुकदमा चला, विकास दुबे बरी हो गया। थाने के अंदर हत्या हुई, तब भी पुलिस वाले हमारे साथ खड़े नहीं हुए। 2002 में सरकार बदली, मायावती की बसपा सरकार आई भाजपा के समर्थन से, और बसपा से विकास दुबे जिला पंचायत का सदस्य और फिर अध्यक्ष बना। जेल में रहने के दौरान शिवराजपुर से विकास दुबे ने नगर पंचायत का भी चुनाव जीता। मंत्री की हत्या करने के बाद उसकी बाहुबली वाली छवि बन गई। हर पार्टी में उसका संपर्क हो गया। आरोप लगते हैं कि इसी वजह से उसे संरक्षण मिलता रहा और इसी संरक्षण का नतीजा था कि वो इतना दुर्दांत अपराधी बन गया कि सीधे पुलिस पर ही हमला करने की सोचने लगा। लेकिन अब विकास दुबे का घड़ा भर गया है। पुलिस उसकी तलाश में है। उसका आतंक ज्यादा दिन नहीं रहेगा। लेकिन विकास दुबे का केस एक सवाल हमारे बीच छोड़कर जाता है कि क्यों हमारे यहाँ राजनीति और समाज ऐसे लोगों को प्रश्रय देता है जो बाद में हमारे लिए भस्मासुर हो जाते हैं। आप सोचिएगा इस सवाल पर। ये जो आइकन है, ये जो कथित बाहुबली हैं, ये जो पावर ट्रिप पर रहते हैं, इनको ताकत कहाँ से मिलती है? समाज से, राजनेताओं से, पुलिस के ढीले रवैये से और कोर्ट के उदार रवैये से। कैसे विकास दुबे जैसे घिनौने लोग सड़कों पर घूमते रहते हैं, ये हमारे और आपके लिए सवाल है। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।